राजस्थान के एक छोटे से गांव कुलधरा के पास एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली की दीवारों में आज भी उन लोगों की चीखें कैद हैं जो सालों पहले वहां रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। आर्यन, जो पेशे से एक लेखक था और डरावनी कहानियों पर रिसर्च कर रहा था, उसने तय किया कि वह एक रात उस हवेली में बिताएगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत रोका, पर आर्यन को लगा कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। शाम के 7 बजते ही गांव में सन्नाटा पसर गया। आर्यन अपनी टॉर्च, कैमरा और एक छोटा सा बैग लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली का मुख्य दरवाजा भारी लकड़ी का था, जो खुलते ही एक कड़कड़ाती आवाज के साथ आर्यन का स्वागत करने लगा। अंदर जाते ही उसे अजीब सी सड़न की गंध आई। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स की आंखें उसे ही ताक रही थीं। आर्यन ने अपना डेरा हवेली के बीचों बीच बने एक बड़े हॉल में डाला। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे, अचानक तापमान गिर गया। आर्यन को अपने कान के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। तुम यहां क्यों आए हो? उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मंजिल से भारी घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। छन छन, छन छन। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। टॉर्च की रोशनी जैसे जैसे ऊपर पड़ी, उसने देखा कि फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जो एक बंद कमरे की ओर जा रहे थे। आर्यन ने जैसे ही उस कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला, उसकी चीख निकल गई। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिल रही थी। कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, अगला तुम हो। तभी उसे कमरे के कोने में एक साया खड़ा दिखाई दिया। वो एक औरत थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। वो हवा में तैरती हुई आर्यन की तरफ बढ़ने लगी। आर्यन भागने के लिए मुड़ा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज उसके गले में ही फंस गई। उस साये ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। वो हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। अगली सुबह जब गांव के कुछ लोग हिम्मत जुटाकर हवेली के बाहर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला हुआ था। आर्यन का कैमरा और बैग हॉल में पड़े थे, लेकिन आर्यन का कहीं कोई पता नहीं था। जब उन्होंने कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग देखी, तो उनके होश उड़ गए। वीडियो में आर्यन खुद से बात कर रहा था और धीरे धीरे अपनी ही गर्दन अपने हाथों से दबा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। आज भी उस हवेली के पास से गुजरने वालों को एक आदमी के रोने की आवाज आती है, जो बार बार कहता है, मुझे यहां से निकालो। आर्यन के गायब होने के ठीक 1 साल बाद उसका छोटा भाई वरुण शहर से वापस आया। वो पुलिस की इस थियोरी को मानने को तैयार नहीं था कि आर्यन ने खुदकुशी कर ली या वो कहीं भाग गया। वरुण पेशे से एक पैरानॉर्मल अन्वेषक था, और उसके पास आत्माओं की मौजूदगी को मापने वाले आधुनिक उपकरण थे। वरुण अकेले नहीं आया था, उसके साथ उसकी दोस्त ईशा भी थी। दोनों सूर्यास्त से पहले हवेली पहुंच गए। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा, जो गया वो वापस नहीं आया, लौट जाओ। लेकिन वरुण के मन में अपने भाई को खोने का दुख और गुस्सा था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, वरुण के ईएमएफ मीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर की सुई पागलों की तरह घूमने लगी। इसका मतलब था कि हवेली में ऊर्जा का एक बहुत बड़ा और नकारात्मक केंद्र था। खोजबीन करते समय ईशा को उसी पुराने हॉल में एक मुड़ा हुआ कागज मिला। वह आर्यन की डायरी का आखिरी पन्ना था। उस पर कांपते हाथों से लिखा था, यह कोई रूह नहीं है, यह एक प्राचीन अभिशाप है जो इस हवेली की मिट्टी में दफन है। वे मुझे नीचे बुला रहे हैं, बेसमेंट तहखाना के नीचे। तभी हवेली के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ और ऊपर का झूमर ठीक वरुण के पास गिरा। हवा में एक भारी मर्दाना आवाज गूंजी, तुमने आने में बहुत देर कर दी वरुण। वरुण और ईशा ने एक गुप्त रास्ते को ढूंढ निकाला जो नीचे अंधेरे तहखाने की ओर जाता था। नीचे की हवा इतनी भारी थी
कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने जो देखा उसे देख ईशा की चीख निकल गई। तहखाने की दीवारों पर हजारों इंसानी खोपड़ियां चुनी हुई थीं। बीच में एक वेदी अल्टर बनी थी जहां आर्यन बैठा था, लेकिन वह आर्यन नहीं लग रहा था। उसकी त्वचा पीली पड़ चुकी थी और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थीं। वरुण चिल्लाया, भाई, होश में आओ, मैं तुम्हें लेने आया हूं। आर्यन, या उसके शरीर में बसी रूह ने धीरे से सिर उठाया और एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा, आर्यन तो मर चुका है, अब इस शरीर को एक नए साथी की तलाश है। अचानक तहखाने की मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। ईशा ने पवित्र जल और मंत्रों का प्रयोग करना शुरू किया, जिससे उस रूह को तकलीफ होने लगी। हवेली हिलने लगी, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। दीवारों से काली छायाएं निकलकर वरुण को घेरने लगी। वरुण ने देखा कि आर्यन के हाथ में एक पुरानी अंगूठी थी, जो उस हवेली के मालिक की थी। उसने हिम्मत जुटाई और झपटकर वह अंगूठी आर्यन की उंगली से निकाल दी और उसे जमीन पर पटक कर पत्थर से कुचल दिया। एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे गांव में सुनाई दी। हवा का दबाव अचानक खत्म हो गया और आर्यन का शरीर बेजान होकर गिर पड़ा। सुबह होने तक वरुण और ईशा आर्यन के बेजान शरीर को लेकर हवेली से बाहर निकल आए। आर्यन जिंदा तो था, लेकिन वह कोमा में चला गया था। हवेली का वह हिस्सा जहां से आवाजें आती थीं अपने आप ढह गया। वरुण को लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन जब वे घर वापस जा रहे थे, वरुण ने कार के पीछे वाले आईने में देखा। आर्यन की बंद आंखों के पीछे एक काला साया मुस्कुरा रहा था। हवेली का साया अब बाहर निकल चुका था। वरुण अपने भाई आर्यन को लेकर शहर के सबसे बड़े अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर हैरान थे कि आर्यन के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी, फिर भी वो एक गहरी बेहोशी कोमा में था। वरुण और ईशा को लगा कि वे खतरे से बाहर हैं, लेकिन वे गलत थे। आधी रात का समय था। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में मशीनों की बीप बीप के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। अचानक आर्यन के कमरे के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में एक अजीब सी हलचल दिखी। एक काला धुंध जैसा साया धीरे धीरे आर्यन के कमरे के अंदर समा गया। उसी वक्त आर्यन की आंखें झटके से खुली। वे आंखें अब इंसानी नहीं थीं, बल्कि उनमें सुलगते हुए अंगारों जैसी लाल चमक थी। ईशा पास के वेटिंग रूम में सो रही थी। उसे सपने में वही हवेली और वही जलती हुई औरत दिखी। वह चिल्लाकर उठी, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा कि अस्पताल की छत से खून की बूंदें टपक रही थीं। उसने ऊपर देखा तो वहां आर्यन छिपकली की तरह छत से चिपका हुआ था और उसे घूर रहा था। जानवर जैसी भारी थी। वरुण ने उसे कुचला, अब मैं उसे खत्म करूंगा। ईशा ने भागने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल की गलियां अचानक अंतहीन हो गईं। वह जिस भी दरवाजे को खोलती, उसे वही जलती हुई दीवारें और आर्यन की चीखें सुनाई देती। वरुण, जो आर्यन के लिए दवाई लेने गया था, जब वापस लौटा तो उसने देखा कि पूरे वार्ड की लाइटें जल बुझ रही थीं। उसने अपने बैग से वह प्राचीन यंत्र निकाला जिसे वह हवेली से लाया था। यह एक स्पिरिट बॉक्स था। जैसे ही उसने उसे ऑन किया, उसमें से हजारों चीखें एक साथ सुनाई देने लगी। वरुण समझ गया कि अंगूठी तोड़ने से वह रूह मरी नहीं, बल्कि आजाद होकर आर्यन के शरीर के साथ शहर आ गई है। वरुण दौड़कर आर्यन के पास पहुंचा। आर्यन ईशा का गला दबा रहा था। वरुण ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें जो चाहिए वो मुझ में है, मेरे भाई को छोड़ दो। उस साये ने आर्यन को छोड़ दिया और वरुण की ओर बढ़ा। वरुण ने अपनी जेब से एक मुट्ठी वही मिट्टी निकाली जो वह हवेली के तहखाने से लाया था। उसने उसे एक जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर छिड़का और मंत्र पढ़ने लगा। एक जोरदार धमाका हुआ। खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। पूरा कमरा सफेद धुएं से भर गया। जब धुआं ठंडा तो वरुण और ईशा जमीन पर पड़े थे और आर्यन होश में आ रहा था। साया गायब हो चुका था। आर्यन अब ठीक हो चुका था
वे तीनों शहर छोड़कर बहुत दूर चले गए। लेकिन एक रात जब वरुण आईने के सामने खड़ा होकर अपने बाल संवार रहा था, उसने देखा कि उसके खुद के साये के हाथ में वही पुरानी अंगूठी चमक रही थी जिसे उसने कुचला था। वो रूह मरी नहीं थी, उसने बस अपना घर बदल लिया था। अब वो वरुण के साये में छिपकर बैठी थी, अगले शिकार के इंतजार में। हवेली का अभिशाप कभी खत्म नहीं होता, वो बस एक शरीर से दूसरे शरीर में सफर करता है।